हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात होगा, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की दृष्टि से दोस्तों हम साइंस की सीरीज आपके लिए चला रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए लाए हैं भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा हीट। दोस्तों, आप चाहे रेलवे की तैयारी करें या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर हम बात करें ऊष्मा हीट, इस टॉपिक से आपको अवश्य ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान में इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है, वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न होने वाला है, यदि किसी वस्तु को गर्म करें तो उसके अणुओं में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तो उसके अणुओं में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं का भार बढ़ जाएगा या फिर अणुओं का भार घट जाएगा। तो अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो अणुओं की चाल में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। तो पहले प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, या फिर उसके अणुओं के औसत की गतिज ऊर्जा का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें किसी वस्तु का ताप हमें उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के बारे में बताता है दोस्तों, तो हमें किसी वस्तु के ताप से उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो दोस्तों, जो भी प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों अवश्य ही पूछे गए हैं। और आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक बने रहना है दोस्तों, जिससे आपका ऊष्मा हीट से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम ऊष्मा के कुछ बेसिक सिद्धांत देख लेते हैं। अगर हम बात करें ऊष्मा की, तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। क्या होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टू लो। तो दोस्तों, यही पूछा गया है कि वस्तु की ऊष्मा बताइए, संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत अधिक ताप की वस्तु पर प्रभावित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, या उस वस्तु में पृथ्वी से प्रभावित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ऊष्मा जो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर क्या होती है दोस्तों, संचरण होती है। तो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा उस वस्तु से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमने पहला ही क्वेश्चन करा था कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो अणुओं में आपको गतिज ऊर्जा, क्या बोलेगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर आप पूछा जा रहा है कि अब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो अणुओं में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो दोस्तों, जो अणुओं की चाल होगी दोस्तों, वह क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। तो दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। शीतकाल में आप देखते होंगे जो हैंडपंप का पानी होता है दोस्तों, वह आपको गर्म प्रतीत होता है। क्यों? ऑप्शन है आपके सामने। शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म होता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आंसर होने वाला है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो पृथ्वी के भीतर का टेम्परेचर होता है दोस्तों, वह वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक होता है। इस कारण से हमें जो हैंडपंप का पानी होता है वह गर्म महसूस होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। आपसे पूछा गया दोस्तों, जो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा होगी उसका मान क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। कितना दोस्तों, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। यह 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है।
अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। आपसे पूछा गया दोस्तों कि बर्फ में अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके गलनांक में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलनांक आपका घट जाएगा। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्वथनांक की और हिमांक की, तो क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, जब किसी वह पॉइंट, वह बॉइलिंग पॉइंट जिस पर क्या होगा दोस्तों, पानी उबलना चालू कर दे, उसे बोलते हैं हम क्वथनांक। और वह टेम्परेचर जिसमें पानी जमना स्टार्ट कर दे, उसे बोलते हैं दोस्तों हिमांक। तो आपसे क्वथनांक और हिमांक के बारे में पूछा गया है दोस्तों जल का। तो जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हिमांक होता है दोस्तों वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना प्रारंभ कर देता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, जो पानी होता है दोस्तों, वह बर्फ में चेंज होने लगता है। तो यही क्वथनांक और हिमांक होते हैं दोस्तों, यही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप। तो दोस्तों आपसे परम शून्य ताप के बारे में पूछा गया है। अगर हम बात करें परम शून्य ताप की, जो आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, 273 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य ताप बोलते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें केल्विन में आपसे पूछा जाता तो 0 केल्विन, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता दोस्तों तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या दोस्तों, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। परम शून्य ताप जो होता है दोस्तों, सबसे कम तापमान होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे कम तापमान होता है, और इसमें जो होती है दोस्तों, अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य तापमान में दोस्तों आपको मॉलिक्यूल के बीच की जो गति होगी दोस्तों, वह आपको शून्य देखने को मिलेगी, और यह सबसे कम तापमान हो जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें केल्विन में, इसका तापमान 0 होता है, और केल्विन में दोस्तों यह मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप। तो दोस्तों मानव शरीर का जो ह्यूमन टेम्परेचर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह केल्विन में कितना होता है दोस्तों, कितना, 310 केल्विन। और अगर बात करें दोस्तों डिग्री सेल्सियस में, तो यह कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब पूछा जा रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है किस डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों मान बराबर होंगे। तो आंसर होने वाला है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। क्या होने वाला है दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान समान होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। तो दोस्तों आपसे फ़ारेनहाइट का मान दे दिया गया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको बताना है कि डिग्री सेल्सियस पर उस पैमाने का नाम क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसे हम करेंगे कैसे, तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है। आपको दोस्तों क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताना है, तो इसके लिए ऑप्शन होंगे, इसके लिए सूत्र होता है। आपको क्या करना होता है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस का लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट बराबर फ़ारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो दोस्तों आपको देखना है डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस पैमाने पर लोअर पॉइंट, और सेल्सियस पैमाने पर अपर पॉइंट को माइनस सेल्सियस पैमाने पर लोअर पॉइंट, ये आपको देखना है दोस्तों। तो अगर डिग्री सेल्सियस में आपको मान ज्ञात करना है, और डिग्री सेल्सियस का लोअर पॉइंट होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, और हमने देखा लोअर पॉइंट अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, और डिग्री सेल्सियस में अपर पॉइंट होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट होता है 0। फ़ारेनहाइट में दोस्तों आपको मान दिया हुआ है 212 माइनस लोअर पॉइंट करेंगे फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट होता है दोस्तों 32 डिग्री। और अगर हम बात करें दोस्तों अपर पॉइंट की, तो 212 माइनस 32। तो दोस्तों आप देखेंगे डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बराबर 212 में से 32 जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 180 अपॉन 180, 180 अपॉन 180, और यह पूरा कट जाएगा दोस्तों। तो आपका सेल्सियस का मान आएगा क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आने वाला है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपसे, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया, डायरेक्ट ही वैसे ही आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें, इसका आंसर होने वाला है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए करके देखते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों
अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सेल्सियस में आपको मान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस का मान होगा दोस्तों 0। सेल्सियस का लोएस्ट पॉइंट जो होता है दोस्तों वह भी होता है 0, वह भी क्या होता है दोस्तों 0। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस पर अपर पॉइंट की तो 100 होता है, और अगर हम बात करें सेल्सियस की लोअर पॉइंट की तो वह 0 होता है। अब फ़ारेनहाइट में आपसे मान पूछा है दोस्तों, और फ़ारेनहाइट का जो लोअर पॉइंट होता है वह होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर पॉइंट जो होता है दोस्तों वह 212 और लोअर होगा 32। तो ऐसे अगर हम देखें दोस्तों तो 0/100 बराबर F-32/180 होगा। अगर हम यहाँ से काटे दोस्तों तो 20 पंचे 100 और 20 नम्मा 180, तो दोस्तों 9 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5F बराबर 160, और 5 से कटेगा दोस्तों यह कितना 32 बार। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 32 डिग्री। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापक्रम होता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट में पानी कितने टेम्परेचर पर उबलेगा, तो वह हो जाएगा दोस्तों आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। धातु की जो चायदानी होती है दोस्तों, केटली होती है, उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो धातु की जो केटली होती है, जो चाय बांटने की जो चायदानी होती है दोस्तों, उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, लकड़ी जो होती है उसमें की क्या होती है दोस्तों बैड कंडक्टर होती है, कुचालक होती है। तो क्या होगा दोस्तों, वो जो लकड़ी होगी वह गर्म नहीं हो पाएगी और आपको पकड़ने में आसानी जाएगी। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें घनत्व की, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व आपका अधिकतम देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन। दोस्तों अगर हम बात करें जल की, तो जल दोस्तों अगर हम किसी भी वस्तु की बात करें तो गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों, उनमें प्रसार होता है। किसी भी वस्तु की दोस्तों लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन सभी में क्या होता है दोस्तों वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें पानी की, तो पानी जो होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है दोस्तों, और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, इसका डेंसिटी अधिक होती है। आपसे पूछा गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस में उसका आयतन जो होगा सबसे कम होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हो जाएगा तो आयतन में कमी होगी, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद दोस्तों आयतन में वृद्धि होगी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले कम होगा और उसके बाद बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों, पहले कम होगा और उसके बाद बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, तो दोस्तों यह जस्ट उसके अपोजिट हो गया दोस्तों। आपसे जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा और फिर बढ़ेगा। तो आंसर होने वाला दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जल का आयतन आपको 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा और उसके बाद बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो जनरली दोस्तों सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि यदि आप किसी बोतल को, जो कमज़ोर बोतल होती है, उसे अगर आप पूरा भर देते हैं दोस्तों और उसे जमने की रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों द्रव का जो होता है, जल का जो होता है दोस्तों, एक व्यवहार होता है कि वह जमने पर क्या होता है दोस्तों, फैलता है। जमने पर फैलता है और इसी कारण क्या हो जाता है, आपकी बोतल जो होती है वह टूट जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, जो रेल की पटरियां होती हैं दोस्तों, जो रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच में दोस्तों छोटा सा आपको गैप देखने को मिलता है। यह क्यों। तो दोस्तों क्योंकि धातु जो होती है गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा होने पर संकुचित होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो मेटल होती हैं उनका एक व्यवहार होता है कि वह गर्म करने पर क्या होंगी दोस्तों, फैलेंगी, और ठंड होने पर क्या होगी दोस्तों, संकुचित होती हैं। इसीलिए जो रेल की पटरियाँ होती हैं दोस्तों, उनके मध्य पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। ऊष्मा के संचरण की विधि है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऊष्मा संचरण की विधि की, चालन, संवहन और विकिरण, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी ऊष्मा संचरण की यह तीनों विधियां होती हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऊष्मा संचरण की जो चालन विधि होती है दोस्तों, उसमें जो पदार्थ के अणु होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर हम माने
कि किसी आग में दोस्तों आप किसी क्या हो गए लोहे की जो रॉड है उसे आप गर्म कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो अणु होंगे दोस्तों वह आपस में क्या होंगे दोस्तों, यह आपस में गर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, गर्म हो जाएंगे। और कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि उसका आगे वाले हिस्से से लेके आपको पीछे वाले हिस्से तक आपको ऊष्मा महसूस होगी दोस्तों। और इसी को बोलते हैं हम क्या, चालन विधि। इसमें क्या होता है कि पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। आपसे पूछा गया है कि जो विद्युत केतली होती है दोस्तों उसमें पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका संवहन के कारण। किसके कारण दोस्तों, संवहन के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका जो होता है वह ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो दोस्तों आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है दोस्तों वह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए आपको लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा प्रतीत होने वाला है लकड़ी के गुटके की अपेक्षा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।